डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टीके अड्डा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज ये फिजिक्स का तीसरा लेक्चर है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसमें हम लोग चाल एवं दूरी पढ़ चुके हैं, इसको आप इजीली समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो ये पिछला बता देते हैं। ये स्पेशली क्लास आपके रेलवे ग्रुप डी या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जिसमें जीएस में अगर फिजिक्स पूछा जाता है तो वहाँ स्पीड एंड वेलोसिटी से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, तो पेन और नोटबुक लेके ही बैठिए ताकि जो भी मैं बताऊँ उसको आप नोट भी कर लें और एग्ज़ाम टाइम आप उसका रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे चाल और दूरी में अंतर क्या होता है, यानी स्पीड एंड वेलोसिटी में बता दिया था आपको इसमें क्या होता है, दोनों में अंतर। आज हम लोग तात्कालिक चाल आपको बता दी थी क्या होती है, स्पीडोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी बता दिया था। तो चाल और दूरी में कितना अंतर था ये भी मैंने आपको बता दिया था। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। स्पीड जो होती है वो अदिश राशि होती है और वेग जो होता है यानी वेलोसिटी वो सदिश राशि होती है। तो चाल और दूरी कुछ भी गए तो आप उसमें कन्फ्यूज मत हो जाना कि सर चाल बता रहे हैं या वेग बता रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि अगर स्पीड फिक्स हो तो क्या वेलोसिटी चेंज होगा। अगर आपसे पूछा जाए स्पीड को अगर फिक्स कर दिया जाए, स्पीड मान लो किसी की 20 है, क्या वेलोसिटी चेंज होगा? वेग चेंज होगा नहीं होगा? तो आप कहेंगे चेंज होगा। कैसे? क्योंकि वेलोसिटी सदिश राशि है, स्पीड भले ही फिक्स हो लेकिन वेलोसिटी फिर भी चेंज हो जाता है। कैसे? अब आपको हम एग्जांपल से समझाते हैं। तो ये कभी कभी एग्जामिनर इसको क्वेश्चन में पूछ लेता है, कौन सी कंडीशन है। तो देखो, माना जब कोई व्यक्ति या ऑब्जेक्ट वृत्तीय पथ पर गति करता है, मान लो किसी की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड मान लो, और वो वृत्तीय पथ पर चल रहा है। माना कोई व्यक्ति यहाँ पे था, वो स्पीड अब की उसकी कितनी है? 20। ठीक है, कितनी स्पीड है? 20। लेकिन वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होगी है। जब कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस तरीके से। जब वो इस पॉइंट पे आएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? टेंजेंशियल होती है, यानी तिर्यक रेखा स्पर्श करते हुए उसकी डायरेक्शन होती है, स्पर्श रेखीय। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। डायरेक्शन का अगर हम नाम लिख लें, 20 मीटर पर सेकेंड ले लो या 20 किलोमीटर पर घंटा ले लो, किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो इस कंडीशन में उसकी स्पीड तो 20 है, फिक्स है वेलोसिटी, लेकिन उसका वेग चेंज होगा। परिमाण तो 20 ही रहेगा, परिमाण में चेंज नहीं आता है, क्योंकि वेग यानी वेलोसिटी में दिशा की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? दिशा की ज़रूरत होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं दिशा आप इसकी बदल रही है। इधर इसकी दिशा पूर्व थी, इधर पश्चिम थी, इधर उत्तर थी और इधर दक्षिण थी। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज होगा। वेग लिख लो यहाँ, चेंज होगा। ठीक है, एक कंडीशन और होती है, जैसे यही वाली कंडीशन आपने घड़ी भी देखी होगी। जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं उनकी स्पीड तो फिक्स है, स्पीड फिक्स होती है, लेकिन वेलोसिटी फिक्स नहीं होती है। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि वेलोसिटी और स्पीड में कोई अंतर नहीं होता है, एक ही चीज़ होती है, लेकिन डायरेक्शन के कारण वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर इसको घुमा के आपके एग्जाम में बता सकता है, तो ये आप याद रखना। जब वेलोसिटी की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, विस्थापन बटे समय, तो वेग को दो रूप में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे बताते हैं। यहाँ लिख लेते हैं वेग। वेग जीरो कब होता है? तो
तो वेग को हम लोग दो रूपों में देखते हैं। एक होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे उसमें ये काम में आता है। प्रारंभिक वेग जीरो कब होता है? क्या हमेशा जीरो होता है? प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग या चाल, इसको u से लिखते हैं। किससे? यहां लिख देते हैं, कलर चेंज कर लें। प्रारंभिक वेग u, ठीक है। ये कब जीरो होता है? तो आप समझ रहे हैं किसी भी वस्तु का प्रारंभिक वेग यानी कोई वस्तु विरामावस्था में है और वहां से अगर चलना स्टार्ट करे तो उसका प्रारंभिक वेग जीरो होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना हमेशा जीरो नहीं होता है। जब कोई वस्तु विराम से चले, यहाँ लिख दें, कोई वस्तु विराम से चले, विराम से, लेकिन विराम से कब चले? मेरे सामने चले, विराम से मेरे सामने। ये समझना यहाँ पर हमेशा जीरो नहीं होता, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे आप न्यूमेरिकल जब लगाएंगे। मेरे सामने चलना स्टार्ट करें, मेरे सामने चले लिख देते हैं, ठीक है। जैसे अब कोई वस्तु, मान लो कोई आप स्टेशन पर खड़े हैं तो आपने देखा कि कोई ट्रेन खड़ी है, तो आप स्टेशन पे थे, तो आपके सामने अगर ट्रेन चलना शुरू करती है तो आप क्या देखेंगे कि जो प्रारंभिक वेग होगा वो जीरो होगा। क्या होगा? प्रारंभिक वेग जीरो होगा। लेकिन मान लो आप ट्रेन पे हैं, लेकिन आप मान लो जो व्यक्ति वहाँ स्टेशन पर पहले से ही खड़ा है और उसके सामने आके रुकी हो, तो उसके लिए जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले खड़ा था, उसने देखा कि ट्रेन आई, उसके सामने रुक गई। आप जब ट्रेन पर गए तो आपको वहाँ खड़ी मिली। अब जब वो खड़ी है ट्रेन, वहाँ से चलना स्टार्ट करेगी तो आपके लिए प्रारंभिक वेग जीरो होगा। लेकिन कोई व्यक्ति स्टेशन पर पहले से ही खड़ा है, उसके लिए प्रारंभिक वेग जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये आप याद रखना, हमेशा जीरो नहीं होता है, ठीक है। आपको कोई ट्रेन खड़ी मिले तब तो प्रारंभिक वेग जीरो है, लेकिन कोई बंदा पहले से ही खड़ा है, उसके सामने से कोई ट्रेन आई, रुकी, तो उसके लिए वो प्रारंभिक वेग जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में ये आपके काम में आएगा कि क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है। अब आपसे अगर कहें कोई ट्रेन आई और रुके ही ना और निकल जाए, तो उसका ना तो प्रारंभिक वेग जीरो होगा ना अंतिम वेग जीरो होगा, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग आप समझ गए क्या होता है, ठीक है। आपकी नज़रों के सामने से अगर कोई वस्तु चलना स्टार्ट करती है, तब उस टाइम तो वो रुकी थी, जब रुकी थी तो उसका प्रारंभिक वेग जीरो होगा। जब उसने चलना स्टार्ट किया तब जो जितने स्पीड से चलेगी वही उसका अंतिम वेग होगा। अंतिम वेग, अब दूसरी जो बात आती है अंतिम वेग, अंतिम वेग भी आपको हम समझा देते हैं। याद रखना अंतिम वेग भी हमेशा जीरो नहीं होता है। यहाँ लिख देते हैं अंतिम वेग। अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड गए तो, ठीक है। इसको जरा ध्यान से समझो, इसको हम लोग b से डिनोट करते हैं, b से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको जरा ध्यान से समझना। तो क्या ये हमेशा जीरो होता है? हमेशा जीरो नहीं होता है। कलर चेंज कर लें, कभी कभी जीरो हो जाता है। कब हो जाता है? कभी कभी जीरो हो जाता है। कैसे? मान अभी प्रारंभिक वेग क्या था कि आप स्टेशन पर खड़े, तो आपके सामने से कोई वस्तु स्टार्ट जब चलना शुरू करती है तो उसका प्रारंभिक वेग जीरो होता है। अब कोई वस्तु चल रही है तो अगर वो रुक जाए तो उसका अंतिम वेग जीरो हो जाएगा। कोई वस्तु रुक जाए तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। रुक जाए कोई बस हो, कोई भी वस्तु रुक जाए तो उसका अंतिम वेग जीरो होगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है, मान लो आप किसी बस पे बैठे हैं, कॉलेज के लिए जा रहे हैं, तो आप बस पे बैठे हैं, आपने क्या कहा कि आपका अगर कॉलेज आ गया तो आपने ड्राइवर से कहा रोक दीजिए कॉलेज आ गया, तो ड्राइवर वाला क्या करेगा? बस को रोकेगा। तो रोकते 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 उसका अंतिम वेग एकदम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
रोकने के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट या किसी बस या ट्रेन को कहा जाए, रोकने के लिए कहा जाए, रोकने के लिए अगर न्यूमेरिकल में पूछा जा रहा है, रोकने के लिए कहा जाए, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। एक कंडीशन और होती है, जब अंतिम वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। किसी वस्तु को अगर ऊपर की ओर फेंका जाता है, जैसे कोई लड़का यहाँ पे था तो उसने क्या कहा, एक बॉल को ऊपर की ओर इस तरीके से फेंका, तो ये बॉल जाएगी अपने वेलोसिटी से, जाते 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 पृथ्वी इसको क्या कर रही है, नीचे खींच रही, तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, धीरे 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा ये रुक जाएगी। जब ये रुक जाएगी उसी टाइम इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। इसका अंतिम वेग 0 होगा, प्रारंभिक वेग 0 नहीं होगा। ठीक है। तो इसका अंतिम वेग लिख लो, जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाए, जब वस्तु ऊपर फेंकी जाए, ऊपर की ओर फेंकी जाए, ठीक है, तब अंतिम में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तब प्रारंभिक वेग कब 0 होता है, अंतिम वेग कब 0 होता है। तो आपसे अगर न्यूमेरिकल में पूछा जाए तो आप उसको u0 कब करना है, v0 कब करना है, तो आप इसको इजीली समझ जाएंगे। अगर ट्रेन आपकी नज़रों के सामने से चल रही है तो प्रारंभिक वेग 0 होगा। ठीक है। लेकिन कोई बंदा पहले से ही सामने खड़ा है, उसके सामने कोई ट्रेन आई, रुकी, तब उसके लिए प्रारंभिक वेग 0 नहीं होगा, उसके लिए अंतिम वेग 0 होगा। ठीक है। तो समझ रहे होंगे। किसी वस्तु को रोकने के लिए कहा जाए तब रुकेगी वस्तु तभी जब उसका अंतिम वेग 0 होगा। ठीक है। तभी तो कोई वस्तु रुकेगी या कोई बस रुकेगी जब उसका अंतिम वेग 0 होगा। प्रारंभिक वेग तो उसका पता ही नहीं क्या होगा, वो कहाँ से चली होगी, किसके सामने चली होगी, उससे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई ट्रेन या बस आए और आप स्टेशन पर खड़े थे और वो रुके ही ना निकल जाए, तो ना तो आपको उसका प्रारंभिक वेग पता है, वो कहाँ से चली होगी, किसके सामने चली होगी, कोई स्टेशन पर होगा नहीं होगा। ठीक है। तो आप खड़े तो इस स्टेशन पर हैं, कोई गाड़ी आई, वो जब रुकी ही नहीं चली गई, तो उसका ना प्रारंभिक वेग 0 ना उसका अंतिम वेग 0। ठीक है। तो न्यूमेरिकल में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये वाला अक्सर पूछ लिया जाता है कि जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाए तो उसका अंतिम वेग 0 होता है, प्रारंभिक वेग उसका 0 नहीं होता है, क्योंकि ये जब बॉल को ऊपर फेंक रहा था तो इसका प्रारंभिक वेग 0 नहीं हुआ, क्योंकि ये जब हाथ ऊपर की ओर करेगा तो इसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी इसके हाथ से आ ही जाएगी बॉल में, तो प्रारंभिक 0 नहीं होगा, उसका अंतिम वेग 0 होगा, क्योंकि वो 1 सेकंड के लिए वस्तु ऊपर रुकेगी तभी तो नीचे आएगी। ठीक है। बिना रुके थोड़े ना नीचे आ जाएगी। कोई बॉल को ऊपर फेंकते हैं हल्के हल्के, धीरे इसकी वेलोसिटी या स्पीड कम होगी धीरे धीरे, एक टाइम ऐसा आएगा कि स्पीड 0 हो जाएगी, फिर वो नीचे की ओर आएगी, तो उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। समझ गए। तो न्यूमेरिकल बनाने में कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आता है आपका त्वरण किसे कहते हैं। ठीक है। त्वरण भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा जाता है। कलर चेंज कर लें। त्वरण। ठीक है। त्वरण को हम लोग कल बताएंगे, या थोड़ा सा समझ लो इसमें। एक्सीलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। त्वरण की अगर हम लोग डेफिनेशन बताएं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है। मतलब वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण का अगर फार्मूला लिखें, इसको व्यवहारिक तरीके से बताएंगे, आप इजीली इसको समझ जाएंगे। त्वरण को ऐसे लिखते हैं, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन बटे समय। तो त्वरण की अगर डेफिनेशन बताएं किताबी भाषा से, तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगर इसको हम व्यवहारिक तरीके से बताएं
त्वरण का काम क्या होता है, ये स्पीड में जो इंक्रीजमेंट होता है, हर सेकेंड में जो स्पीड यानी वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होता है उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज ना करके अगर हम उसको ये लिख दें, कलर चेंज कर लें कि स्पीड में हर सेकेंड जो बदलाव होता है, अब ये ना समझना कि सर स्पीड है या वेलोसिटी है, सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। दूसरा वीडियो आप वहाँ से देख लीजिए, उसका लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ मत कंफ्यूज होना सर स्पीड है या वेलोसिटी है, क्या अंतर है सब बता चुका हूँ। तो स्पीड में हर सेकंड में जो बदलाव होता है उसे त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे त्वरण कहते हैं। ठीक है। अगर स्पीड, देखो स्पीड में अगर बदलाव आ रहा है तो बदलाव दो तरीके से आता है, या तो स्पीड को वो इंक्रीज करेगा या तो स्पीड को वो डिक्रीज करेगा। अगर आपकी स्पीड में परिवर्तन, मतलब अगर स्पीड आपकी हर सेकंड बढ़ रही है तब तो क्या होगा, तब भी त्वरण होगा। अगर स्पीड आपकी कम हो रही है तब भी त्वरण होगा। स्पीड बढ़ रही है उसको क्या कहते हैं, स्पीड घट रही है उसको क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देके मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे एक सेकंड, कलर चेंज कर लें फिर बताते हैं, आपको समझ जाएंगे। बहुत इजी होता है इसको समझना, और इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताएंगे। जैसे किसी वस्तु की स्पीड मान लो 10 मीटर पर किलोमीटर पर घंटा है, किलोमीटर पर सेकेंड है। अब आपसे कहा जाए कि उसका त्वरण जो है वो 5 है, मीटर पर सेकंड मान लो। तो त्वरण अगर उसका 5 है तो आपसे अगर पूछे 4 सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी, 4 सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी, तो मैंने बताया जो त्वरण होता है वो हर सेकंड में स्पीड को अगर बढ़ा रहा है तो वही त्वरण होता है। तो त्वरण 5 का मतलब ये हुआ कि जो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है इसको हर सेकंड 5-5 ये बढ़ती चली जाएगी। त्वरण का काम ही होता है थोड़ा स्पीड को बढ़ाना। मतलब स्पीड अगर ये 10 थी, ठीक है, अगले 1 सेकंड में त्वरण 5 है वो 5 बढ़ जाएगा। त्वरण 5 है तो स्पीड 5 बढ़ जाएगी 1 सेकंड में। फिर क्या होगा, फिर अगले 1 सेकंड में 5 स्पीड बढ़ जाएगी, फिर अगले 1 सेकंड में 5 स्पीड बढ़ जाएगी, फिर अगले सेकंड में 5 स्पीड बढ़ जाएगी। तो ऐसा ऐसा आपको 4 सेकंड तक करना है। तो अभी स्पीड 10 थी, अगले सेकंड 15 हो जाएगी, अगले सेकंड 20 हो जाएगी, अगले सेकंड क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी, और अगले सेकंड क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। तब ये हम आपको कल डिटेल में बताएंगे। यहाँ से एक फार्मूला भी बन जाता है जिसको गति का समीकरण कहते हैं। और गति के समीकरण किसने दिए हैं, गैलीलियो ने दिए हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम आपको कल बताएंगे। रेलवे ग्रुप डी के लिए यहाँ से अगर आपने इसको पढ़ लिया, कोई भी क्वेश्चन नहीं इससे बाहर जाएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे उसको ईजिली समझ जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको ईजिली बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 2 काम जरूर करिएगा जाने से पहले। अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक भी ज़रूर करिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो स्टडी से रिलेटेड हुआ करे, ताकि और लोग भी इसको देख सकें। ठीक है, और जो भी दिक्कत हो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं यहाँ से इसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।